सो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑन्कोलॉजी की नेक्स्ट डिजीज़ कोलोरेक्टल कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं इंट्रोडक्शन। कोलोरेक्टल कैंसर मोस्टली कैंसर होता है कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन और कैंसर ऑफ द रेक्टम। कंबाइनली अपन इसको बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। और यदि ओनली कॉलन के अंदर होता है तो कॉलन कैंसर, और ओनली रेक्टम के अंदर होता है तो रेक्टल कैंसर बोलते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर होता है इन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आफ्टर द लंग कैंसर। सेकंड नंबर पर आता है प्रोस्टेट कैंसर इन मेल एंड ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, एंड देन आफ्टर कोलोरेक्टल कैंसर। और सेकंड लीडिंग कॉज होता है ऑफ द कैंसर डेथ। कोलोरेक्टल कैंसर की जो क्योर रेट है वो एक्सलेंट होती है जब इसको अपन अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसकी क्योर रेट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देन आती है डेफिनेशन। कोलोरेक्टल कैंसर और कोलोरेक्टल ट्यूमर ऑफ द कोलोरेक्टल एरिया included the colon and rectum combinedly is known as colorectal cancer. Then incidence, तो कोलोरेक्टल कैंसर मोस्टली 50 ईयर एज के बाद इसकी रेट इंक्रीज़ होती है, और ये हायरली उन पर्सनस के अंदर डेवलप होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री कोलन कैंसर की है, या फिर वो पर्सनस को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या किसी टाइप का पॉलिप्स है, यानी प्री कैंसरस ग्रोथ है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ मीन्स इस पर्सनस को या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यानी इन्फ्लामेशन है असेंडिंग कॉलन डिसेंडिंग कॉलन के अंदर, या फिर क्रॉन्स डिजीज़ है, यानी माउथ टू लेके रेक्टम के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है, मोस्टली रेक्टल एरिया के अंदर, तो उसके कारण ये कैंसर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो दोनों एक टाइप के रिस्क फैक्टर है इस कैंसर के डेवलप होने के। और पॉलिप्स यदि उसकी डायमीटर 1 mm से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर चेंज हो सकता है। देन आफ्टर कोलोरेक्टल कैंसर है मोस्टली राइट कॉलन के अंदर डेवलप होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसको अपन चेक करें तो ये मोस्टली डेवलप होता है रेक्टम के अंदर, असेंडिंग कॉलन के अंदर एंड सिग्मोइड के अंदर। ये तीन मेन इसकी लोकेशन होती है जहाँ पर कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप होता है। देन आता है इसकी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी की अपन बात करें तो इसकी इटियोलॉजी होती है, वैसे तो अननोन होती है, लेकिन कई टाइप्स के रिस्क फैक्टर होते हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर के डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसके अंदर आती है फर्स्ट ऑफ ऑल एज अबाउट द 50 ईयर। देन आफ्टर आती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर एंड रिलेटेड हेरिडिटरी कंडीशन। देन पॉलिप्स इन द कॉलन और रेक्टम, यानी यहाँ पर किसी टाइप का एडिनोमाज है, पॉलिप्स जिसको अपन एडिनोमास बोल सकते हैं या एडिनोमेटस पॉलिप्स बोल सकते हैं, और उसकी जो डायमीटर है वो 1 mm से ज़्यादा हो रहा है तो वो कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर चेंज हो सकता है। तो 95% कैंसर है वो पॉलिप्स के थ्रू ही डेवलप होता है। देन पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अनदर कैंसर, तो इस सेकेंडरी कैंसर के अकॉर्डिंग ये डेवलप हो सकता है। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज, यानी किसी पर्सन को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है तो उनको भी कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि इन दोनों कंडीशन है वो इन्फ्लामेशन डेवलप करती है, और इसको यदि अपन प्रॉपर टाइम पे ट्रीट ना करें तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन है, वो स्कार का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर फाइब्रस का फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे वो अपनी जो डीएनए है उसके अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे, और नॉर्मल सेल्स है फिर वो कैंसर सेल्स के अंदर चेंज हो सकती है। देन आफ्टर डाइटरी फैक्टर्स लाइक एज एल्कोहल, टोबैको यूज़, हाई फैट डाइट, तो हाई फैट डाइट रेस्पॉन्सिबल होती है। फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट, यानी फाइबर डाइट मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होती है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के कारण के लिए। तो लो फाइबर डाइट होगा तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट डिक्रीज होगी, और ल्यूमन है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है। हाई कंज्यूम्शन ऑफ रेड मीट, ये भी इसका रिस्क फैक्टर होता है। देन आफ्टर जेनेटल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, तो ये दोनों कैंसर वुमेन्स के अंदर है, तो एज ए सेकेंडरी कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी है, कुछ टाइप के वायरस है जो भी ये कैंसर डेवलप कर सकते हैं। देन आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। जैसे कि अपने पहले देखा, मोर देन 95% कोलोरेक्टल कैंसर है वो डेवलप होते हैं थ्रू द एडिनोमेटस पॉलिप्स के थ्रू, यानी एडिनोमास के थ्रू, और उसका डायमीटर 1 mm से ज़्यादा इंक्रीज है। लेकिन इसकी ग्रोथ है, पॉलिप्स की ग्रोथ स्लोली होती है, और 5 से 10 साल लगा देते हैं ये मेलिग्नेंट होने के लिए। तो किसी पर्सन्स को, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं। यदि किसी पर्सन्स को नॉन कैंसरियस ग्रोथ है, जैसे कि या तो पॉलिप्स है या कोई डिस्कोइड एरिया के अंदर ट्यूमर है, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और वो धीरे धीरे वॉल को क्या कर देगी, मेलिग्नेंट कर देगी। लीड्स टू इट इंक्रीज इन साइज विद इन द ल्यूमन, फिर वो अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करेगी। देन वो
इन्वेड होगी ल्यूमेन के अंदर और मसल्स वॉल ऑफ द बॉवल के अंदर, फिर उसके थ्रू वो नियर बाय टिश्यू के अंदर स्प्रेड होगी और फिर उसके अंदर लिम्फ नोड का और ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू ये लीवर या फिर अदर ऑर्गन के अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, या मेटास्टेसिस की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। देन आता है स्टेजिंग। तो कोलोरेक्टल कैंसर को अपन TNM क्लासिफिकेशन के थ्रू स्टेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक ड्यूक क्लासिफिकेशन सिस्टम ABCD भी यूज़ होता था, जो एज लाइक TNM क्लासिफिकेशन ही है। तो इसको अपन देखते हैं। तो TNM फर्स्ट या ड्यूक ए, इसके अकॉर्डिंग कैंसर ओनली बोवल म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है, यानी कार्सिनोमाइन C2 ही है। TNM सेकेंड मीन्स कैंसर स्प्रेड इनटू द मसल्स, सीरोसा एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर टू द एडजस्टेंट ऑर्गन, यानी ओनली एडजस्टेंट ऑर्गन के अंदर इन्वेड हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, मसल्स और सीरोसा लेयर है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। TNM 3 का मतलब है कैंसर पेनिट्रेट करता है बबल वॉल को एंड एडजस्टेंट ऑर्गन के अंदर ये इन्वेड हो जाता है। देन लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर पॉजिटिव शो होता है। देन TNM 4 का मतलब है लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट एंड विद द ब्लड वेसल्स इन्वॉल्वमेंट, दिस ऑर्गन इज मेटास्टेसाइज्ड इनटू द डिस्टेंस ऑर्गन। देन आता है सेकेंड स्टेजिंग, जिसको अपन स्टेज 0, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके अंदर आता है प्री कैंसियस, जिसका मतलब होता है अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द कैंसर ऑफ द बॉवल वॉल, यानी यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर प्रेजेंट है लेकिन ओनली इन द C2। देन स्टेज 0 के अंदर जो बिनाइन ग्रोथ थी अब वो कैंसियस ग्रोथ के अंदर चेंज हो चुकी है, लेकिन वो प्रेजेंट है ओनली इन द सरफेस ऑफ बॉवल वॉल। स्टेज फर्स्ट का मतलब है एपिथेलियम लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। स्टेज सेकंड का मतलब है मसल्स वॉल और लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुका है। स्टेज थर्ड का मतलब है बॉवल एंड लिम्फ नोड्स के अंदर कैंसियस सेल्स का डेवलपमेंट हो चुका है और पूरी बॉवल वॉल इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। स्टेज फोर्थ का मतलब है कैंसर है वो अब आसपास के ऑर्गन को भी अफेक्ट कर रहा है, यानी मेटास्टेसिस प्रोसेस डेवलप हो चुकी है लाइक एज लीवर। देन आता है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मोस्टली इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अर्ली स्टेज के अंदर डेवलप नहीं होता है, लेकिन एडवांस स्टेज के अंदर कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं लाइक एज ब्लड इन स्टूल ऑफ्टन टू लिटिल टू बी सीन। स्टूल के साथ ब्लड प्रेजेंट रहेगा जो कि मोस्टली रेड एंड डार्क कलर का रहेगा। देन चेंजेस इन बाउल हैबिट्स लाइक एज डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। देन abdominal पेन एंड क्रैम्पिंग, क्योंकि वहाँ पे वॉल वगैरह डैमेज हो रही है। देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड नैरो स्टूल, वो प्रेजेंट करेगा कि कैंसर किस जगह पे प्रेजेंट है उस पर कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि ट्यूमर प्रेजेंट हो रही है तो ग्रोथ कर रही है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। देन अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, क्योंकि बोवल वॉल है जो कई टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए कई टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करती है, कई टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट करती है, जो कि कई टाइप्स के विटामिन 9 B9 है, विटामिन B6 है या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है, या फिर कैंसर के कारण कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण भी अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, क्योंकि वो पर्सन के अंदर डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और मेटाबॉलिज्म है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू द कैंसरस ग्रोथ, तो उसके कारण वेट लॉस की कंडीशन डेवलप होगी। देन आते हैं अदर सिम्टम्स, वो रिलेटेड होते हैं कि कौन सा एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यदि ट्यूमर स्मॉल बाउल के अंदर है तो कॉलन, स्मॉल बाउल एंड कॉलन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो अब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी एंड नोजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स डेवलप होंगे। ये तो सिम्टम्स होंगे पहले वाले, लेकिन इसके साथ ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। देन ट्यूमर यदि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है तो इसके अंदर कुछ मैनिफेस्टेशन जो पहले वाले डेवलप होंगे, और यदि ये डिस्टेंट हो रहा है तो उसके कारण पर्सन के अंदर एनीमिया होगा और जो स्टूल होंगे वो डार्क एंड रेडिश ब्राउन कलर के होंगे और अल्सरेशन कंडीशन डेवलप होगी, जो लीजन्स वहाँ पे डेवलप होंगे उसके अंदर अल्सरेशन हो जाएगा। देन यदि ट्यूमर असेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन के अंदर है तो मोस्टली प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा और उससे रिलेटेड फिर मैनिफेस्टेशन डेवलप हो जाएंगे। देन ट्यूमर यदि डिसेंडिंग कॉलन और रेक्टम के अंदर है तो उसके कारण तो ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा ही, लेकिन साथ साथ रिबन लाइक स्टूल जो ब्राइट और रेड कलर का ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा वो अपीयर होंगे, उसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट मिलेगा। देन बॉवल हैबिट से अल्टर्ड होगी, जैसे कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। देन वेट लॉस डेवलप होगा। देन एनीमिया कंडीशन और डिस्पेप्सिया कंडीशंस डेवलप होगी। फिर उसके बाद आते हैं अपन स्क्रीनिंग।
तो इसके लिए अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आएगा फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, जिसके अंदर अपन पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री और रिस्क फैक्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके थ्रू अपन कैंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से अपन मेलिनियन ट्यूमर को डिजिटल कॉलन के अंदर स्प्रेड हो रहा है, रेक्टम के अंदर स्प्रेड हो रहा है, तो उसके थ्रू भी अपन एग्जामिन कर सकते हैं। देन एलिवेटेड सीरम कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, तो ये एक टाइप का एंटीजन है जो कैंसर की प्रेजेंस को शो करता है। उस एंटीजन की प्रेजेंस से अपन पता लगा सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। कोलोनोस्कोपी, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके थ्रू अपन कोलन कैंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोस्टली कोलन कैंसर को प्री स्टेज के अंदर और लास्ट स्टेज के अंदर, दोनों के अंदर अपन ये कैंसर को चेक करने के लिए कर सकते हैं। इसके थ्रू अपन पॉलिप्स और बायोप्सी के सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसका अपन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और फिर जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कैंसरस है या नहीं है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोलोनोस्कोपी करने से पहले अपन पेशेंट को क्लियर लिक्विड एयर देते हैं और लेग्जेटिव देते हैं, ताकि जो कोलन है वो प्रॉपरली क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। फिर उसके बाद सिग्मोइडोस्कोपी, ओनली सिग्मोइड कोलन के अंदर कैंसर है तो उसके लिए अपन सिग्मोइडोस्कोपी करके और सिग्मोइड कोलन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वहाँ से टिश्यू कलेक्शन कर सकते हैं। देन फीकल ऑक्लूट ब्लड टेस्ट, तो इससे अपन फीकल स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके थ्रू अपन जो भी सेल्स है कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह प्रेजेंट है तो उसको भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी अपन इसके थ्रू कुछ कंडीशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे ये टेस्ट है वो ईयरली होता है। और फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट है, जिससे अपन इम्यूनो स्टेटस और जो इम्यूनो थेरेपी है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज एंड बेरियम एनीमा, तो ये भी कैंसर की प्रेजेंस को फाइंड आउट कराती है कि ट्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि बेरियम एनीमा से वो जो फिर अपन बेरियम एनीमा देंगे, फिर अपन एक्सरेज ले कलेक्ट करेंगे, तो कैंसर रेक्टम के अंदर और कॉलन के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट है, वो अपन को इजीली विजुअलाइज हो जाएगी। देन अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके थ्रू अपन कैंसर की साइज़, लीजन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी साइज़ का है, लोकेशन क्या है, ये सब अब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। सीटी स्कैन है, इससे भी अपन ट्यूमर की साइज़ है, ट्यूमर कहाँ कहाँ पे मेटास्टेसिस हो रही है, वो सब कुछ अपन देख सकते हैं। और लेबोरेटरी स्टडीज से अपन कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे ताकि एनीमिया को अपन कनेक्ट कर सकें। क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसके लिए अपन स्टडीज़ करेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, जिससे अपन लीवर मेटास्टेसिस को डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्योंकि जो कॉलन कैंसर है वो फर्स्टली लीवर को अफेक्टेड करता है, तो इसलिए अपन लीवर मेटास्टेसिस को फाइंड आउट करने के लिए लीवर टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टूल डीएनए स्क्रीनिंग, तो इसके अंदर अपन स्टूल के अंदर जो कैंसियस डीएनए है उसको फाइंड आउट करके सैंपल कलेक्ट करके देख सकते हैं। देन ग्लूनाइन साइक्लिक सी मार्कर्स, इससे भी अपन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स को फाइंड चेक करके और उसके अंदर कैंसियस कंडीशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आता है इसका मैनेजमेंट, तो इसके अंदर फर्स्ट अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसके अंदर अपन देते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के अंदर अपन अलग अलग ड्रग्स है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो डिपेंड करती है किस टाइप का कैंसर का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद अपन रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, या मल्टी मोडिलिटी थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी के अंदर अपन या तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी या फिर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं कैंसर की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और किल करने के लिए, या फिर जो सिम्टम्स है जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है उन सिम्टम्स को रिलीव करवाने के लिए। और जो इम्यूनोथेरेपी है उसका अपन यूज़ करते हैं कैंसर यदि बेसिलिटी कैलमेटिक यूरेनिन वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए। इस टेस्ट के साथ ये भी अपन इंक्लूड करते हैं। देन आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन करते हैं फर्स्ट सेगमेंटल रिसेक्शन ऑफ एनास्टोमोसिस, मतलब ट्यूमर को अपन रिमूव करेंगे लेकिन साथ साथ किसी 2-3 पार्ट्स को अपन एनास्टोमोसिस परफॉर्म करेंगे, और लिम्फ नोड और ब्लड वेसल्स को भी अपन रिमूव कर सकते हैं। देन अब्डोमिनो पेरिनियम रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस, यानी इसके अंदर ट्यूमर को अपन रिमूव करते हैं और सिग्मोइड कोलन का और रेक्टम या एनल स्फिंक्टर के पार्ट को अपन एनास्टोमोसिस करते हैं। देन टेम्परेरी कोलोस्टोमी फॉलोड बाय द सेगमेंटल एनास्टोमोसिस, तो इसके अंदर अपन कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं और साथ में एनास्टोमोसिस, जिसके अंदर अपन 2-3 पार्ट को एक साथ कलेक्ट करते हैं, यानी जो पार्ट अफेक्टेड है उसको अपन रिमूव कर देते हैं और जो अदर रिमेनिंग पार्ट है उसको अपन कनेक्ट कर देते हैं। देन
कोलेस्टोमी एंड इलियोस्टोमी, जिसके अंदर अपन इलियम और कोलन को परमानेंटली रिमूव कर देते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अपन एनास्टोमोसिस कर देते हैं। और फिर कोलेस्टोमी, तो कोलेस्टोमी के अंदर अपन कोलेस्टोमी, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सर्जिकल क्रिएशन करते हैं और एक ओपनिंग स्टोमा क्रिएट करते हैं कॉलन के अंदर, और फिर टेम्परेरी और परमानेंट फीकल डाइवर्सन प्रोवाइड करते हैं, ताकि फिर अपन सर्जरी परफॉर्म करने के बाद ये कंप्लीट करते हैं। और अब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन, इसके थ्रू भी अपन कोलेस्टोमी एंड कोलेस्टोमी या परमानेंट कोलेस्टोमी का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। तो ये सारी सर्जिकल मैनेजमेंट है जो कि अपन यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीट एंड फॉर द किल द कैंसर। देन आती है इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस अपन बना सकते हैं सबसे पहले इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया वोमिटिंग एज एविडेंस बाई वेट चेकिंग। तो एक तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट डिक्रीज है, सेकंड मेटाबॉलिज्म डिक्रीज है, देन स्टूल पैटर्न है वो डिस्टर्ब है, यानी डायरिया कॉन्स्टिपेशन डेवलप है, और साथ में नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो उसके कारण न्यूट्रिशन लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाएगी। नेक्स्ट एंजाइटी रिलेटेड टू इम्पेंडिंग सर्जरी एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, क्योंकि एक तो कैंसर की स्टेज है उसकी डायग्नोसिस है, देन सर्जरी से रिलेटेड पर्सन को एंजाइटी डेवलप होगी। देन इफेक्टिव थेरेपेटिक रेजिमेन मैनेजमेंट रिलेटेड टू कोलेस्टोमी केयर, इरिगेशन एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद थेरेपी। तो जो भी थेरेपीज़ है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट से उसको प्रॉब्लम डेवलप होगी, क्यों? क्योंकि कोलेस्टोमी केयर हो रही है, इरिगेशन डेवलप कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, तो उससे रिलेटेड पर्सन को अपन को नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, थेरेपीज़ वगैरह, तो उसके लिए अपन ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन आता है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेशन के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन के कारण इंजरी की कंडीशन डेवलप होगी, जो जिससे रिलेटेड होता है इन्फेक्शन, हेमरेज, वुंड डिसरप्शन, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस या अबनॉर्मल स्ट्रोमल फंक्शन। तो इससे थ्रू अपन इंजरी के रिस्क है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपन ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो इट्स कंप्लीट। थैंक यू।